हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो टॉपिक हमारा चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर हम मेजर टॉपिक्स यानी इंट्रोडक्शन और हमारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अनादा हमारा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि किस किस सिचुएशन में ये मान लिया जाएगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? किसी चीज से रिलीज हो जाना। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज पे जाएं तो क्या मतलब है इसका कि व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट fulfill their obligation the contract is said to be executed। अच्छा, जब हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ये देखा था कि दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक कौन सा होता है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड के अंदर हमने देखा था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशन है क्या हो गई है, मेट आउट हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, फुलफिल हो गया है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी सिचुएशन में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल माना जाएगा या आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के जरिए हो सकता है। यानी हम ये मानेंगे कि जब ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस अराइज हो जाएंगी तो एक्ट ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका टर्मिनेट मान लिया जाएगा या फिर डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। दैट मीन्स दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशन है अब एंड हो गई है, आगे जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसके अंदर कुछ भी फंक्शनिंग नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं जिसके जरिए कोर्ट ये कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। तो सबसे पहला जो मोड है हमारा वो है बाय परफॉर्मेंस। सबसे सिंपल मोड है, नाम से आपको पता लग रहा है कि दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई हैं और दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी अपनी जिम्मेदारी को क्या कर दिया है, फुलफिल कर दिया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रिस्क्राइब मैनर था, जो भी उन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड किया था, जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब मैनर डिसाइड किया था, उसी के चलते दोनों पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशंस को क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, दोनों की रजामंदी के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उसी मैनर में उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर इसकी एक एग्जाम्पल आप लेकर समझो तो देखिए कि जैसे दो पार्टीज थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि ओके आई विल सेल माय प्रॉपर्टी टू यू। ठीक है, मिस्टर बी ने बोला अमाउंट बता दीजिए, तो 10 लाख रुपीस की कंसिडरेशन भी वहां पे क्या हो गई, डिसाइड हो गई कि हम 10 लाख रुपीस में अपना जो प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी है, आपको सेल आउट करेंगे। अब एक पर्टिकुलर डेट जो उन्होंने डिसाइड करी थी वो आई, वहां पे क्या हुआ, बी ने क्या करा, पेमेंट कर दिया मिस्टर ए को और मिस्टर ए ने अपना पोजीशन जो था प्रॉपर्टी का वो मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। यानी दोनों ही पार्टी ने क्या कर दी, अपनी ऑब्लिगेशंस मेट आउट कर दी, दोनों ने अपनी जिम्मेदारी फुलफिल कर दी। तो अब यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्म हो गया तो उसी वे में कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ डिस्चार्ज, यानी बोथ द पार्टीज हैव अकम्प्लिश्ड देयर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब डिस्चार्ज या तो सिंपली परफॉर्मेंस के जरिए हो सकता है या फिर अगर हम दूसरा मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें तो कहा जाता है बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। देखिए, म्यूचुअल कंसेंट के बारे में हमने देखा था कि क्या होती है, आपसी रजामंदी। ठीक है, जब भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो दोनों पार्टीज क्या करती हैं, म्यूचुअल कंसेंट देती हैं कि ओके वी आर रेडी टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कंसेंट नहीं देंगी तो हमने एसेंशियल एलिमेंट में देखा था कि उनका आप माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हो या फिर आप फिजिकल प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट कर रहे हो जिससे वो अपनी मर्जी के बिना, अपनी कंसेंट के बिना एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रही है। ठीक है, तो जिस तरीके से एक कंसेंट का होना जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने के लिए, उसी तरह से अगर आप डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाह रहे हो और दोनों पार्टीज के आपके पास कंसेंट है, ठीक है, दोनों पार्टीज कह रही है कि ओके वी आर रेडी टू डिस्चार्ज दिस कॉन्ट्रैक्ट, तब एक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। यानी पार्टीज की कंसेंट एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहीं एक डिस्चार्ज करने में भी कंसेंट यूटिलाइज होती है। ठीक है, अगर एक ही पार्टी बोल रही है कि हमें खत्म करना है तो वो सिचुएशन अराइज यहाँ पे नहीं होगी, दोनों का कंसेंट जरूरी है। अब म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट के थ्रू जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहे हो तो वहां पे 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है नोवेशन, सेकंड होती है अल्ट्रेशन, थर्ड होती है रेमिशन और वेवर। तो एक एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है नोवेशन, समथिंग न्यू। ठीक है, कुछ आपका नया फॉर्म हो रहा है। तो जब आप नोवेशन के बारे में बात कर रहे हो तो इसके अंदर आपका जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है उसके बदले आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो। ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज रिप्लेस विद द न्यू वन। अब ऐसा नहीं है कि दो पार्टीज हैं तो एक का मन किया चलो एग्जिस्टिंग को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेते हैं, ऐसा वो अकेले नहीं कर सकता। दोनों पार्टीज की रजामंदी, दोनों पार्टीज का कंसेंट होना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कैसे कैसे सिचुएशन अराइज हो सकती है नोवेशन की, समझ लीजिए। जैसे अगर दो लोगों में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि एक पार्टी ने बोला था आई विल सप्लाई यू 250 क्विंटल्स ऑफ राइस एट फॉर सम कंसिडरेशन। ठीक है, और टाइम पीरियड भी कुछ उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है,
बट बी ने यानी दूसरी पार्टी ने उससे ये बोला कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग मी राइस, आप मुझे क्या करो, मुझे 450 क्विंटल्स ऑफ वीट दे दो, ठीक है। यानी उसने क्या करी यहाँ पे, एक जो क्या थी उसकी जो कमोडिटी थी, उसने कहा कि राइस के बदले मुझे क्या दे दो, वीट दे दो। तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा? ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो राइस के ऊपर किया गया था, बट यहाँ पे बी ने उसको क्या बोला है कि बिफोर द डिलीवरी, ऐसा नहीं है डिलीवरी लेने के बाद, अभी राइस डिलीवर नहीं हुआ, उससे पहले ही उसने उसको क्या बोला कि इसको चेंज कर लो, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लो, राइस के बदले मुझे वीट प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, एक नोवेशन की सिचुएशन अराइज होगी जहां पे द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिप्लेस विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन आपको पता है क्या होता है, आप किसी चीज के साथ कुछ चेंजेस कर रहे हो, कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो। अब एक ही पार्टी, ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेम चीज है कि उसका मन हुआ कि चलो कुछ ऑल्टर कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अपने बेनिफिट के लिए कोई चेंजेस ले आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों पार्टी आपसे रजामंदी करेंगी कि हमें इस चीज में कुछ ऑल्टर करने की जरूरत है। अब ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, टाइम से रिलेटेड कुछ चेंजेस कर सकते हो, आप क्वांटिटी से रिलेटेड कर सकते हो, या फिर आप प्लेस से रिलेटेड भी कर सकते हो। अगर हम पिछली ही एग्जाम्पल को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो जैसे अगर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो आप गुड्स प्रोवाइड कराने वाले हो, राइस या वीट से रिलेटेड उन्होंने एग्रीमेंट नया फॉर्म करा कॉन्ट्रैक्ट, तो अब यहाँ पे अगर उन्होंने पहले ये डिसाइड किया था कि हम मुंबई में करने वाले हैं, तो ऑल्ट्रेशन के अंदर हो सकता है कि वो ये चेंज कर दें कि नहीं, हम मुंबई में नहीं, अब आपको कहाँ प्रोवाइड कराएंगे, सप्लाई कराएंगे कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, चेंज कर लिया। ऐसे ही आप टाइम में भी या फिर डेट में भी चेंजेस कर सकते हो। सपोज कीजिए पहले डिसाइड हुआ था कि आप 13 अप्रैल को प्रोवाइड कराओगे, अब आपने कह दिया कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, हम आपको 12 अप्रैल में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेसेसरी ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, बट जरूरी क्या है कि दोनों पार्टी की क्या हो, कंसेंट हो। तो जब आपने ऑल्टर कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो पिछला वाला आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ही कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेमिशन और वेवर। रेमिशन और वेवर के अंदर क्या होता है, वेव करना का मतलब एक तरीके से आपने कोई चीज छोड़ दी। तो इसके अंदर आप लॉ के टर्म में इस एक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि एक पार्टी क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है लेसर और डिलेड फुलफिलमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन। यानी अगर मैं किसी पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई हूँ, तो मैं दूसरी पार्टी से ये एक्सेप्ट कर लूंगी कि चलो भाई ठीक है, अगर तुम थोड़ी डिलेड कर रहे हो अपनी ऑब्लिगेशन के फुलफिलमेंट में, या थोड़ी कम फुलफिल कर रहे हो, तो मैं उसमें ओके हूँ, ठीक है। मैं वहां मान लूंगी कि डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम पे कोई सूट फाइल नहीं कर रही, या मैं ये नहीं मान रही कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तुम्हें ये अलाउ कर रही हूँ, मैं तुम्हें ओके कह रही हूँ कि ओके आई एम एक्सेप्टिंग योर लेसर और डिलेड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें, सपोज कीजिए कि आपने क्या करा है, आपने किसी को अपने पैसे दे रखे हैं, ठीक है, आपने किसी को उधार पे सपोज कर लीजिए 25,000 दे रखे हैं, ठीक है। अब आप क्या गए, आप उस इंसान के पास गए और आपने उससे बोला कि मुझे मेरे 25,000 रिटर्न कर दो, ठीक है। अब उस इंसान ने बोला कि मेरे पास 25,000 तो है ही नहीं, ठीक है। अब आपने उससे बोला कि यार मुझे तो अभी ही बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, मुझे तो अभी ही चाहिए। उसने बोला कि ठीक है 25 तो नहीं है, 20,000 है, अगर लेने हैं तो बोलो, ठीक है। अब आपको क्योंकि अर्जेंट था, आपको चाहिए था 20,000, तो हो सकता है आप उस सिचुएशन में 25 के बजाय 20,000 लेकर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दो। आप वहां पे ये चीज बोल दोगे, ओके आई एम एक्सेप्टिंग 20,000 फ्रॉम यू, आई एम वेविंग माई 5,000, ठीक है। 5,000 आपने क्या कर दिए, छोड़ दिया, आपने उसकी लेसर और फुलफिलमेंट कंप्लीट नहीं है ऑब्लिगेशन आपकी, 25 आपको लेने थे, बट क्योंकि आप रेडी हो, आप सहमति दे रहे हो, आप कंसेंट दे रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, नाउ अगर हम दूसरी चीज की बात करें, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। कई सिचुएशन में क्या होता है, हमारा लॉ ऑपरेट करने आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशन इसके अंदर अराइज हो सकती है, जहां पे लॉ ने खुद बोला है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होंगी, तो आप पार्टी को नहीं बोल सकते कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कीजिए। क्यों? क्योंकि लॉ ने ही कह दिया कि ऐसी सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। पहली कैटेगरी इसके अंदर क्या आती है, मर्जर। देखिए मर्जर के अंदर क्या होता है कि आपका एक बंदे के पास अगर कोई इंफीरियर राइट है, तो उसका जो इंफीरियर राइट होता है वो सुपीरियर राइट में मर्ज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी ऑब्लिगेशन क्या होती है, खत्म हो जाती है। अगर आप इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो तो समझ में नहीं आएगा। मर्ज का सिंपल टर्म क्या है कि दो चीजें मिल रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे लॉ के तहत, इस एग्जाम्पल के तहत इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर एक इंसान है, मिस्टर ए ही ले लेते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का क्या ले रखा है, घर ले रखा है रेंट पे, ठीक है, वो उस घर में रह रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर बी ने उससे बोला ठीक है आप रह लो मेरे घर में, मैं आपसे क्या करूंगा,
हर 10 साल के लिए मैं आपको अपना घर दे रहा हूँ और मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा, ऑब्वियसली रेंट चार्ज करूंगा, फ्री में तो रहने नहीं दूंगा, रेंट चार्ज करूंगा। अब क्या हुआ, मिस्टर ए के पास क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आई कि उन्होंने उस घर को क्या करा, परचेज ही कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले जब वो उसका रेंट दे रहे थे तो वो क्या थे, उसके क्या थे, किराएदार थे, ठीक है। किराएदार थे तो वो क्या थे, उनके पास एक इंफीरियर राइट था, वो उसके मालिक तो नहीं थे, मालिक कौन था, मिस्टर बी थे। बट जब उन्होंने उस घर को खुद से परचेज कर लिया तो वो क्या हो गए, उनके पास एक सुपीरियर राइट अराइज हो गया। तो क्या अब वो रेंट उनको पे करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या बन गए, उस हाउस के खुद ही ओनर बन गए। तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 10 साल तक हम आपसे रेंट चार्ज करेंगे, क्या अब वो वैलिड है, ऑब्वियसली नहीं है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज जो इंफीरियर राइट था वो सुपीरियर राइट में मर्ज हो गया। ओके, अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें तो यहाँ पे हमने देखा था ऑल्ट्रेशन, और यहाँ हम लिख रहे हैं अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन। सिर्फ और सिर्फ एक टर्म एक्स्ट्रा यूज कर ली, यहाँ पे अनऑथराइज टर्म नहीं थी, वेयरएज यहाँ पे अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन है। अब देखिए, अगर दो पार्टी है, एक चाहता ही है कि उसको क्या करे, दूसरी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाए, अपना फायदा देखे उसके अंदर। हर कोई बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, हर कोई चाहता है कि हमारा ही फायदा हो और दूसरे वाली पार्टी का भले ही उसमें नुकसान हो जाए, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो ऑथराइज नहीं है, वो उसको नहीं कर सकते बिना दूसरे की कंसेंट लिए, ठीक है। यहाँ पे तो वो क्या कर रहे थे, दोनों की कंसेंट लेके कर रहे थे, बट क्या यहाँ पे वो कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अनऑथराइज का मतलब क्या हो गया, वो अपनी मर्जी मुताबिक विदाउट एनी अथॉरिटी उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अगर वो जो एग्रीव पार्टी होगी वो ये फाइंड आउट करेगी कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है, तो लॉ उसमें क्या कहता है कि नहीं, अगर ऐसी अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन हुई है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेंगे, वी विल डिस्चार्ज इट, ठीक है। हम उसको एक डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डाल देंगे। इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, मिस्टर ए चाहता है कि जो इंटरेस्ट यहाँ पे हमने शो कर रखा है वो 10% है, ठीक है, बट मिस्टर ए चाहता है कि मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट मिले। तो मिस्टर ए ने अनऑथराइज तरीके से उसमें इस तरीके की छेड़छाड़ करी डॉक्यूमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट में, कि उसने 10% का क्या कर दिया, 12% लिख दिया, ठीक है। तो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन होती है इंसॉल्वेंसी। आपने बहुत बार टर्म सुनी होगी इंसॉल्वेंसी का। बेसिकली मतलब अगर आप इंसॉल्वेंट देखो, क्या होता है, किसी इंसान का दिवालिया निकल गया, ठीक है, अब उसके पास इतनी भी पैसे नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता कि अपने डेट को क्या करे, मीट आउट कर सके। तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई इंसान जिसका उधार है वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो आप वहां पर भी उसको ऑब्लिगेशंस मीट आउट करने के लिए नहीं बोल सकते हो। अगर ये प्रूफ हो गया है कि दैट पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो हम क्या मानेंगे, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया है। ओके, तो ये तो थी ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमारा हो जाता है लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम बीतता जा रहा है और आप कॉन्ट्रैक्ट कराते ही चले जा रहे हो, सालों जिंदगी चलता जा रहा है। एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कराना है, ऑब्लिगेशंस को मेट आउट कराना है, ठीक है। उस टाइम के बाद अगर आप उसको एनफोर्स करवाना चाहते हो, आप लॉ से कोई ऑब्लिगेशंस की मेट आउट करवाना चाहते हो, तो लॉ भी ये चीज बोलेगा कि इट इज द सिचुएशन ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा, डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। इसकी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए आपसे क्या किया है, आपसे किसी ने उधार लिया है, ठीक है, आपसे किसी ने उधार लिया है, तो उसमें आपने क्या देखा कि वो बंदा आपसे उधार आपका जो है वापस नहीं दे रहा। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर उस इंसान के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन फाइल करनी है तो आपको एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दी गई है 3 इयर्स, ठीक है। आपको उस इंसान के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करनी होगी कि 3 साल का पीरियड मेरा चल रहा है और ये इंसान मेरा डेट उधार, जो मेरा पैसा है वो वापस नहीं कर रहा। अगर आप 3 साल के बाद कोर्ट के पास जाओगे सूट फाइल करने, तो कोर्ट भी ये कहेगा कि लैप्स ऑफ टाइम हो चुका है और आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। अब आप दूसरी पार्टी को नहीं बोल सकते टू मीट आउट इट्स हिज और हर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो लैप्स ऑफ टाइम के जरिए भी ये देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है या फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज इसके अंदर हम देखते हैं एक और कैटेगरी जिसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ब्रीच का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आपने तोड़ दिया, ठीक है। ब्रीच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ देना। और यहाँ हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी, जैसे अगर दो पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करी है तो दूसरी पार्टी ये कह रही है विदाउट गिविंग एनी एप्रोप्रिएट रीजन, एक तो कोई एप्रोप्रिएट रीजन भी नहीं दे रही है, ठीक है, कोई जेन्युइन रीजन नहीं दे रही है, और अपनी जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस है
उसको मीट करने से भी मना कर रही है। तो ये क्या एक सही सिचुएशन है? ऑब्वियसली नहीं है। इसमें दूसरी पार्टी तो एक एग्रीव पार्टी हो गई ना, वो तो चाह रही है कि ये ऑब्लिगेशंस मीट आउट हो, हम दोनों अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, सही से ओवरकम करें, सही से फुलफिल करें अपनी ऑब्लिगेशंस को। बट एक पार्टी क्या कह रही है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, कोई एक जेन्युइन रीजन भी नहीं दे रही। तो कोर्ट भी आपको इसमें मदद करने के लिए बैठा होता है कि आपको रेमेडीज दी जाती हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो कोर्ट प्रोवाइड कराता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो एग्रीव्ड है, उसकी क्या गलती कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, अकम्प्लिश नहीं हो रहा, तो वो तो ऑब्वियसली केस फाइल कर देगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपके सेक्शन 39 के अंदर बात करी गई है। इसके अंदर दो तरीके की ब्रीच हम देखते हैं, एक होती है आपकी एक्चुअल ब्रीच और एक होती है आपकी एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच को हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल, एक्चुअल का क्या मतलब है, जो चीज एक्चुअल में हो गई। ठीक है, एक्चुअल में हो गई। अब क्या होता है एक्चुअल ब्रीच में, या तो आप बोलकर वो चीज कह देते हो कि मैं ये ड्यूटी, ये ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, आपने खुद से बोल दिया। या कभी कभी आपने अगर बोला नहीं तो आपने एक ऐसी चीज कर दी जिससे सामने वाले को खुद समझ आ जाएगा कि ये बंदा क्या है, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना नहीं चाह रहा। अगर इसकी हम एक एग्जांपल देखें तो सपोज कीजिए कि एक डेट आपने स्पेसिफाई करी थी, 14 अप्रैल समझ लीजिए कि आपकी एक डेट डिसाइडेड थी, जहां पे दोनों पार्टीज ने ये डिसाइड किया था कि एक पार्टी दूसरे को अपना लैपटॉप सेल करने वाली है फॉर सम कंसिडरेशन। ठीक है, जब वो पार्टी गई उस पार्टी के पास जो सेल करने वाली है लेने के लिए उस लैपटॉप को, तभी उस पार्टी ने ये बोल दिया कि नहीं मैं तो अब ये लैपटॉप तुमको सेल नहीं करने वाली। यानी जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब जहां पे एग्जीक्यूट होने वाला था जिस डेट में, उसी में ही दूसरी पार्टी ने क्या कह दिया, अपनी ड्यूटी, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से मना कर दिया। तो अब ये दूसरी पार्टी जो गई है उसके साथ तो धोखा हो गया, वो तो गलत हो गया, एग्रीव्ड हो गई वो तो वो क्या करेगी, कोर्ट के पास जाएगी, उसके अगेंस्ट सूट भी फाइल कर सकती है कि इसने मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था बट इसने मेरे साथ क्या करा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। वहीं अगर हम दूसरी एंटिसिपेटरी ब्रीच के बारे में बात करते हैं तो एंटिसिपेट का क्या मतलब है, पहले से कोई चीज हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्चुअल के अंदर तो आपने सेम डेट पे ही अपनी ड्यूटी को, अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से मना कर दिया। बट एंटिसिपेटरी के अंदर ये होता है कि जैसे आपने 14 अप्रैल डिसाइड करी थी, ठीक है, कि हम उस दिन आपको लैपटॉप बेच देंगे, बट आपने सपोज कीजिए शायद 8 अप्रैल को ही उस इंसान को फोन करके बोला कि सुनो मैं तो तुम्हें अपना लैपटॉप नहीं देने वाला 14 अप्रैल को। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से एंटिसिपेटरी ब्रीच है। बट यही उसने एग्जैक्ट डे वाले दिन आपके साथ नहीं किया, बट उसने पहले से ही आपको ये चीज कन्वे कर दी। ठीक है, अब जिसके साथ ये हुआ है, जो एग्रीव पार्टी है, उसके पास दो सिचुएशन होती हैं, या तो वो उसी टाइम उस जो उसने 8 अप्रैल को वार्न किया है या बता दिया, अपनी इंटेंशन जस्टिफाई कर दी, उसी दिन उसको एक्चुअल ब्रीच समझ ले कि हाँ अगर ये अभी बोल रहा है तो ये 14 अप्रैल को भी ये काम नहीं करने वाला, तो या तो वो तभी उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, या वो ये होप भी ले सकता है कि अभी थोड़ा वेट करते हैं, 14 अप्रैल तक का वेट करते हैं, हो सकता है ये इंसान की एक इंटेंशन हो जाए कि मुझे सोल्ड आउट कर दे लैपटॉप, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाए। तो दोनों ही सिचुएशन अराइज हो सकती है, या तो आप उसी टाइम केस फाइल कर सकते हो एंटिसिपेटरी के अंदर जब उसने इंटेंशन शो करी, या फिर जब एक्चुअल डेट अराइज हो गई तब भी आप केस फाइल कर सकते हो। अच्छा, हमने इसके अंदर दोनों सिचुएशन कही थी कि हो सकता है वो या तो बोल के आपसे अपनी इंटेंशन बता रहा है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे आपको खुद पता लग जाए कि इसकी इंटेंशन ही गलत है, ये मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने ही नहीं वाला। ठीक है, सपोज मैंने लैपटॉप क्या करा, आपके बजाय किसी और पार्टी को बेच दिया। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि मैंने लैपटॉप किसी और को बेच दिया है, तब भी आपको मेरी इंटेंशन पता लग जाएगी कि मैंने आपके साथ क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको रेमेडी कोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए बैठा है, डिफरेंट रेमेडी वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, तो एक और कैटेगरी जो हमारी बचती है वो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी देखा था, इसेंशियल एलिमेंट्स भी देखे थे कि हमारा क्या है, पॉसिबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। ऑब्वियसली अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, तो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है वो किसी मीनिंग का है ही नहीं, वो मीनिंगफुल नहीं होता। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे अगर कोई इंसान है वो आपसे बोल रहा है कि मैं जादू से कोई भी लॉस्ट ट्रेजर क्या होगा ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, लॉस्ट ट्रेजर ढूंढ के लाऊंगा, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल ली थी चांद तारों की, या आप किसी भी तरीके की एक ऐसी सिचुएशन जो क्या है, रियलिस्टिक है ही नहीं, जिसको करना पॉसिबल ही नहीं है, उस चीज पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो तो वो क्या माने जाते हैं, वॉइड एब इनिशियो माने जाते हैं। यानी उन क्या होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कंसीडर करती है क्या, कोर्ट।
अब कुछ क्या होते हैं ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग में तो पॉसिबल होते हैं कि हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं, बट कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसे इवेंट हो गए जो क्या बन जाते हैं, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे कुछ सिचुएशंस होती है उनको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि आपको जब भी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अराइज होगा तो इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं, तब हम मानेंगे कि जो आपका परफॉर्मेंस था कॉन्ट्रैक्ट का वो अब इम्पॉसिबल हो गया है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, इसके बारे में सेक्शन 56 के अंदर बात करी गई है। सबसे पहली कैटेगरी होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जब हमने इसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे तो हमने ये देखा था सबसे पहली चीज जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट हो सकता है कि वो सब्जेक्ट मैटर जिससे रिलेटेड आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था कि हम इसकी डीलिंग में इन्वॉल्व होंगे, सपोज कर लीजिए आपने बोला था कोई भी हाउस है उसको सेल करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब फ्यूचर तो अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, उसका ही पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया, या तो उसमें आग लग गई या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कुछ भी हो गया, बट जो सब्जेक्ट मैटर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब जब सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता तो जो जिस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, तो वो क्या कैटेगरी हो जाएगी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एंड इन दैट केस ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसीडर्ड एज डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चेंज ऑफ लॉ। ऑब्वियसली जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म करते हैं तो हमें एप्लीकेबल क्या है लॉज हमारी कंट्री में या हम जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो हमें सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ लॉ, यानी जब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया था तब क्या था, वो हमारे लिए एग्जीक्यूट करना पॉसिबल था, यानी हमारे ऊपर कोई भी इलीगल सिचुएशन नहीं थी, वो हम लॉ के तहत भी उस चीज को कर सकते थे। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया उसके कुछ टाइम बाद उसके एग्जीक्यूट होने से पहले ही चेंज हो गया लॉ, यानी जो चीज पहले लॉ ने अलाउ कर रखी थी अब लॉ ने ही क्या कर दिया, उस चीज को मना कर दिया। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक पार्टी को जरूरत थी वुड की, ठीक है, तो दूसरी पार्टी ने बोला ओके आई विल प्रोवाइड यू वुड बाय कटिंग फ्रॉम दी फॉरेस्ट। ठीक है, उसने कहा कि मैं फॉरेस्ट में जाके लकड़ियां काट के आपको दूंगा, जो भी कंसिडरेशन डिसाइड हुई म्यूचुअली उसके बेसिस पर। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी तरीके का लॉ चेंज हो गया। वी नो दैट नाउ द गवर्नमेंट इज बिकमिंग वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी कंजर्वेटिव रिगार्डिंग द ट्रीज एंड फॉरेस्ट कंडीशंस। ठीक है, तो क्या हुआ, चेंज ऑफ लॉ हो गया, एक ऐसा लॉ आ गया विच इज नाउ प्रोहिबिटिंग यू फॉर कटिंग ट्रीज। ठीक है, आपको क्या करना है, मना कर दिया। ठीक है, तो अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉ ही चेंज हो गया। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो काम आप पहले करने वाले थे, लॉ पहले उसकी इजाजत तो दे रहा था, बट अब लॉ ही इजाजत नहीं दे रहा, तो आप ऐसा काम तो नहीं करोगे ना जिसको लॉ ही परमिट नहीं कर रहा है। अगर लॉ ने ही प्रोहिबिट कर दिया तो वहीं पे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन थी, एक ऐसा सर्कमस्टांसेस था कि अगर वो अराइज होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अगर वैसा इवेंट या वैसी सिचुएशन अकर ही नहीं हुई, तो जब अकर ही नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा, वहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें एक केस की एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर रेल वर्सेस हेनरी का एक केस था। ठीक है, तो हेनरी एक इंसान था जिसने एक रूम रेंट पे लिया था 2 दिन के लिए फ्रॉम रेल। ठीक है, उसने रेल को अपनी इंटेंशन ये शो कर दी थी कि यहाँ पे जो किंग है उसका प्रोसेशन होने वाला है, किंग यहाँ से गुजरने वाला है, तो मुझे क्या करना है, उसको सिर्फ देखना है। ठीक है, मैं सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ, उसने अपनी इंटेंशन रेल को बता दी थी। इसी बेसिस पे आपका क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था, यानी इवेंट क्या था कि किंग यहाँ से गुजरने वाला है। ठीक है, अब जिस दिन वो चीज होने वाली थी, हो सकता है कि किंग क्या हो गया, मतलब केस स्टडी है तो उसके अंदर क्या हुआ, किंग बीमार हो गया, यानी वो वहां से गुजर ही नहीं पाया। तो कोर्ट क्या करेगा, हेनरी को परमिट करेगा कि आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ही एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर हुआ था, और जब वो इवेंट ही अगर नहीं हुआ क्योंकि किंग क्या हो गया, बीमार हो गया, तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब लास्ट चीज जो इसके अंदर कही जाती है, पर्सनल इनकैपेसिटी और
डेथ। पर्सनल इनकैपेसिटी का क्या मतलब है, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आई है उन्हीं के अंदर कोई इनकैपेसिटी अराइज हो गई या फिर डेथ अराइज हो गई। जैसे हमने जब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो हमने वहां पे गुड्स की एग्जांपल ली थी कि ए को गुड्स सप्लाई करने थे बी को, बट उससे पहले क्या हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। बट इसके अंदर एक ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है कि ए ही वो इंसान है जो उन गुड्स को सप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ए का कोई बेटा या उसका कोई रिलेटिव या कोई और वर्कर उसको काम को कर सकता है, क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, वहां पे उसके जो रिलेटिव हैं उस काम को कंटिन्यू करेंगे। बट ऐसी अगर सिचुएशन है कि सिर्फ वही उस चीज को कर सकता है या फिर एक इंसान की कुछ पर्सनल स्किल या पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व है, उसके अलावा वो काम कोई और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उस सिचुएशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से कि उसको क्या करनी है, आपकी पेंटिंग बनानी है, किसी तरीके की आपको उससे पेंटिंग बनवानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस इंसान को जिसको पेंटिंग बनानी थी उसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में क्या हो गया, उसकी हैंड इंजरी हो गई, अब वो उस पेंटिंग को बना ही नहीं सकता। तो क्या आप उसके बेटे से जाकर बोलोगे कि नहीं मैंने तुम्हारे बाप के साथ पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब तुम बना के दो? नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्किल वो क्वालिफिकेशन तो उसके फादर के पास थी, उसके बेटे से तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट अब नहीं करा सकते हैं ना। तो जब ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तब भी कोर्ट कहती है, एक्ट कहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की ही कैटेगरी में आएगा। ओके, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर दी कंडीशन, व्हाट आर दी मोड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सारी ही कंडीशंस को कवर करना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा आप हर एक सिचुएशन के अंदर, कैटेगरी के अंदर एक्सप्लेन करोगे, देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। और हर एक कंसेप्ट को विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, तभी आपको क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा कि हाँ इस टर्म के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर ये चीज का जिक्र किया गया था। उसके बाद आप लॉ की डेफिनेशंस हैं उसको इंक्लूड कर लीजिए, तो आपका आंसर, आपकी जो कंसेप्ट हैं वो एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thank you so much. I hope you like it. If you have any query, then you can ask. Like the video, subscribe to the channel. Thank you.